कल हम भाग 1 पढ़ाए थे, संविधान का भाग 1 पढ़ाए थे, जो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक था। लेकिन आज हम भाग 2 बताएंगे। भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। ठीक है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है, अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि अगर किसी का भी जन्म भारत में होता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, चाहे उसके माता पिता भारतीय हो, तभी उसे जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी अगर किसी का भी जन्म भारत में होता है, अगर उसे माता पिता भारतीय हैं तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी भारत में आता है, अगर कोई भी पाकिस्तानी है जो कि भारत में आता है तो उसे भारत की नागरिकता तभी दी जाएगी जब भारत में वो 10 साल से अधिक जो है भारत में रहेगा, तभी उसे जो भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि अगर कोई भारत का नागरिक है, अगर कोई भारत का बच्चा है, अगर विदेशों में पढ़ रहा है, अमेरिका में पढ़ रहा है, इंग्लैंड में पढ़ रहा है, लंदन में पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, तो उसे भारत की नागरिकता तभी दी जाएगी जब उसके माता पिता भारतीय हो, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। चाहे वो कहीं भी पढ़ रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता तभी दी जाएगी जब उसके माता पिता भारतीय हो। और अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर कोई भारत का नागरिक है, और विदेशी देशों में अपनी नागरिकता ले लेता है, यानी भारत की नागरिकता अगर विदेशी देशों में नागरिकता ले लेता है, चाहे अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, या फिर किसी भी देश का अगर नागरिकता ले लेता है, तो उसे भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाती है। यानी भारत से उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है। अगर कोई विदेशी देशों से नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाती है। और अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि अगर कोई गलत काम करता है या फिर संसद के बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करता है, यानी संसद अगर कानून बनाती है उसका उल्लंघन कर रहा है, या फिर कानून का उल्लंघन करता है, तो उसकी भारत की नागरिकता, उसे जो है नागरिकता कम कर दी जाती है। यानी उसकी नागरिकता उसकी नागरिकता है, बोलने का, चलने का, हर चीज़ की नागरिकता उसकी ख़त्म कर दी जाती है। जब वो अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि अगर कोई जो संसद के कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसकी नागरिकता कम कर दी जाती है। जबकि अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि अगर नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून हैं, यानी नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून हैं वो संसद बनाएगी। और संसद में भी कौन बनाएगा? तो गृह मंत्रालय बनाएंगे, यानी गृह मंत्रालय बनाएंगे। यानी नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून हैं वो संसद बनाएगी, और संसद में भी बनाएंगे तो कौन बनाएंगे? गृह मंत्रालय बनाएंगे। ठीक है। अब हम पढ़ाएंगे भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट, यानी मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो हमारे लिए है। ठीक है। भाग 3 इस मूल अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं। भाग 3 मूल अधिकार है। भाग 3 जो है मूल अधिकार है, इसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं। और इसमें 6 प्रकार के अधिकार आते हैं। इसमें पहला होता है कि स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा होता है पहला होता है समानता का अधिकार। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा होता है जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धार्मिक स्वतंत्रता
का अधिकार। और पांचवा होता है जो अल्पसंख्यकों का अधिकार, संख्यकों का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार। और छठवां होता है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार होता है यह समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। और यह शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। और ये अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक है। और अनुच्छेद ये संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में था, अभी ये नहीं है। अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद में था लेकिन अभी नहीं है। संपत्ति का अधिकार इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि जब संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई स्वतंत्रता समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है, जो छीनता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार को छीनता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरह संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार को सरकार हमसे छीन नहीं सकती थी। अगर हमें सरकार हमसे ज़मीन मांगने आती तो हम ज़मीन नहीं दे सकते थे, और सरकार हमें पे दबाव ही नहीं बना सकती थी, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, जो कि देश के विकास के लिए बहुत बड़ा बाधा हो रहा था। यानी कोई सरकार को ज़मीन देवे नहीं करता था। इसलिए लाया गया कि जो है इसलिए मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन करके इसे निकाल कर अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया, यानी 300 के ए में डाल दिया। इसे जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया और इसे जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे जो है अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया। अब चाहे तो सरकार आपसे ज़मीन को ले सकती है, उसका मुआवजा दे सकती है, आप रोक नहीं सकते हैं। सरकार आपसे ज़मीन ले सकती है, आप चोंचाई नहीं कर सकते हैं। आपसे ज़मीन सरकार ले लेगी और उसका मुआवजा जो सरकारी रेट होगा उसे आपको पैसा दे देगी। ठीक है, अब हम समझ गए ये कितने अधिकार होते हैं, मतलब समानता के अधिकार में कितने अधिकार होते हैं। और जो है संविधान अगर हमारा घर है तो उस घर को हम लोगों ने ही बनाया है, हम लोगों ने इस संविधान को बनाया है। कोई पहले से तो संविधान था नहीं, हम लोगों ने ही संविधान अपने लिए बनाया है। तो हम अपने लिए कुछ रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कमरा अपने लिए रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो वही हम वही हमारे लिए जो है भाग 3 जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सब तो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो है ये हमारे लिए सिर्फ हमारे मूल अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जाएगा, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्योंकि मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये 6 नहीं है बल्कि ये 5 अधिकार है। ठीक है, संसद अगर संविधान घर है तो घर को हम ही लोग ने बनाया है, तो हमने अपने लिए रखे हैं कमरा भाग 3। ठीक है, अब अनुच्छेद जो समानता का अधिकार देखेंगे। समानता का अधिकार आखिर समानता का अधिकार, समानता का अधिकार देखेंगे तो समानता का अधिकार है तो अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि संसद जो भी कानून का निर्माण करेगी, यानी संसद में हम जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद जाता है, यानी संसद जो भी कानून का निर्माण करेगी उसके समक्ष सभी समान होंगे। यानी जो कानून अंबानी पे लगेगा वह कानून हमारे ऊपर लगेगा, जो कानून अंडानी पे लगेगा वो कानून हमारे ऊपर लगेगा, जो कानून प्रधानमंत्री पे लगेगा वो कानून हमारे ऊपर लगेगा। यानी जाति, धर्म, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के आधार पर कभी भी सरकार जो है भेदभाव नहीं करेगी। कभी भी जो है सरकार जाति, धर्म, पद, प्रतिष्ठा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। और हम अब देख लेते हैं कि जो है हमारा ये जो है समानता का अधिकार सापेक्ष है या निरपेक्ष है। यानी हमारा संविधान समानता का अधिकार सापेक्ष है या निरपेक्ष है। निरपेक्ष है। हमारा जो है समानता का अधिकार जो है सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। हमारा समानता का अधिकार जो है सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अगर आज़ाद अगर परवेज की हत्या कर देता है तो परवेज के ऊपर वही कानून लगेगा जो कि सबके लिए लगता है। यानी परवेज के ऊपर वही कानून लगेगा जो सबके ऊपर लगता है। लेकिन राष्ट्रपति
राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत। राजदूत अगर ये कोई जघन्य अपराध कर भी देते हैं ना तो इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर वो कोई हत्या कर दिए, ये तीनों में से कोई भी अगर हत्या कर दिए तो इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा जब तक ये अपने पद पर है। जब तक ये अपने पद पर है ना तब तक इनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाएगा। जब पद से हटेंगे तब इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए हमारा जो है समानता का अधिकार हम जानते हैं कि सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है हमारा। इसलिए समानता का अधिकार जो है सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। और जो है समानता का अधिकार में समस्या क्या है, अब तो हम देख लिए समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 भी देख लिए। अब हम देखेंगे कि समानता का अधिकार में समस्या कहाँ आ जाता है। समानता का अधिकार में समस्या यानी समानता का अधिकार में समस्या कहाँ आ जाता है कि हमारे समानता का अधिकार में, तो हम जानते हैं कि हमारे देश में परिस्थितियाँ अलग अलग है। कोई हमारे देश में जो है अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। मान लीजिए कोई सेंट स्टीफन स्कूल में दिल्ली में पढ़ रहा है और कोई बिहार के जंगलों में पढ़ रहा है और दोनों यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, आईएएस की परीक्षा दोनों देते हैं। तो उसको जो अच्छी शिक्षा मिली है जो सेंट स्टीफन में स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन जो बिहार के जंगलों में पढ़ रहा है उससे अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, तो बीट कर जाएगा ना इससे। इसलिए लाएगा कि विधि के समान संरक्षण दिया जाएगा जो वंचित है, जो हाशिए पर है, यानी जो विधि के समान संरक्षण दिया जाएगा। यानी हमारे देश में जो है कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, इसलिए जो है मान लीजिए कोई बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, कोई छोटे स्कूल में पढ़ रहा है और दोनों यूपीएससी की परीक्षा देते हैं तो आगे निकल जाएगा। इसलिए लाएगा विधि के समान संरक्षण, यानी विधि के समान संरक्षण दिया जाएगा जो वंचित है, जो हाशिए पर है। और माना जाता है कि किसी ज़मीन का मालिकाना हक उस व्यक्ति का होता है, माने ज़मीन उसी व्यक्ति का होती है जिस नाम से उसकी रजिस्ट्री होती है। लेकिन 2008 में सरकार ने वन जोत अधिनियम लाया। वन जोत अधिनियम लाया। इस वन जोत अधिनियम के तहत ये कहा गया था कि जो है कोई भी आदिवासी समूह, यानी कोई भी आदिवासी समूह का लोग है जो अगर कहीं जहाँ भी रह रहे हैं, यानी जहाँ भी रह रहे हैं वो उन्हीं का ज़मीन होगा। भले ही उस ज़मीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम पर हो, लेकिन वह ज़मीन उन्हीं के नाम पर होगा। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। यानी ज़मीन भले ही किसी नाम के हो, लेकिन आदिवासी समूह जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो उन्हीं का ज़मीन होगा। ये वन जोत अधिनियम के तहत कहा गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भेदभाव कितने प्रकार के होते हैं। यानी भेदभाव हम देख लेते हैं। ये देख लिए समानता का अधिकार में समस्या कहाँ आ जाता है संविधान में। हमारे समानता का अधिकार, जब भी समानता की बात होती है तो कहाँ समस्या आता है कि परिस्थितियाँ अलग अलग हैं हमारे देश में। तो अब देख लें भेदभाव जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है तारांकिक भेदभाव, दूसरा होता है अतारांकित भेदभाव। यानी भेदभाव दो प्रकार का होता है, एक होता है तारांकित, एक होता है अतारांकित। यानी तारांकित भेदभाव किसे कहते हैं? तारांकित भेदभाव उसे कहते हैं, ऐसे मान लीजिए जो आईएएस को वेतन मिल रहा है, आईएएस को जो वेतन मिल रहा है वो पीसीएस को नहीं मिलेगा, और जो पीसीएस को मिल रहा है वो दरोगा को नहीं मिलेगा। तारांकित भेदभाव है, जो आईएएस को मिल रहा है वो पीसीएस को नहीं मिलेगा, जो पीसीएस को मिल रहा है वो दरोगा को नहीं मिलेगा, जो दरोगा को मिल रहा है वो कर्मचारी को नहीं मिलेगा। और जो है अतारांकित भेदभाव किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई पुरुष महिला है, कोई पुरुष आईएएस है और कोई महिला आईएएस है, दोनों आईएएस है, तो इनको जो है सैलरी में भेदभाव किया जा रहा है, तो वो अतारांकित भेदभाव है। यानी जो अगर पुरुष जो है आईएएस है, महिला आईएएस है, दोनों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है, तो ये अतारांकित भेदभाव है। तो सरकार जो है अतारांकित भेदभाव खत्म करती है, न कि तारांकित भेदभाव खत्म करती है। तारांकित भेदभाव को सरकार नहीं खत्म करती है, बल्कि अतारांकित जितने भी भेदभाव होते हैं उसे सरकार जो है खत्म करती है। जैसे मान लीजिए आर्मी में जो है एनडीए में जो है पुरुषों की पहले भर्ती होती थी, महिलाओं की भर्ती होती नहीं थी। जो अतारांकित भेदभाव था, सरकार ने अतारांकित भेदभाव खत्म किया, और जो सरकार ने जो है एनडीए में महिलाओं को भी शामिल किया।
और जो है क्रिकेट में देख लीजिए, क्रिकेट में अलग अलग वेतन दिया जाता था, पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता था क्रिकेटर को, और महिला क्रिकेटर को कम दिया जाता था। इसलिए अभी जो है BCCI ने दोनों को समान वेतन कर दिया है। सबसे पहले हालांकि सबसे पहले ये न्यूजीलैंड ने किया था कि पुरुष और महिला को समान वेतन के लिए क्रिकेटर को, लेकिन भारत ने भी कर दिया है BCCI ने, अब पुरुष और महिला को समान वेतन दिया जाएगा। और अब हम समझ लिए कि भेदभाव क्या है, और जो है हमारा संविधान जो है यानी समानता का अधिकार जो है समानता का अधिकार जो है सबको समान अवसर देता है, सबको समान अवसर देता है, यानी सब कोई IAS का फॉर्म भर सकता है, यानी सबको समानता का जो है सबको जो समान अवसर देता है, भेदभाव को समाप्त करता है, यानी भेदभाव को समाप्त करता है, भेदभाव को समाप्त करता है, जो है किसी को विशेषाधिकार शक्ति नहीं देता है, किसी को भी एकदम विशेषाधिकार शक्ति नहीं देता है, भेदभाव को समाप्त करता है। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 17 जो भेदभाव को समाप्त करता है, अनुच्छेद 18 विशेषाधिकार शक्ति को समाप्त करता है, यानी समानता का अधिकार भेदभाव को समाप्त करता है, सबको समान अवसर देता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत या भेदभाव खत्म करता है, जबकि अनुच्छेद 18 क्या करता है? अनुच्छेद 18 जो है विशेषाधिकार किसी को शक्ति नहीं देता है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि राज्य होता क्या है। राज्य क्या है? राज्य एक विचार है, और सरकार क्या है? सरकार इसके व्यवहारिक रूप है। राज्य को कभी हम छू नहीं सकते हैं। राज्य क्या है? एक विचार है, हमारा एक विचार है राज्य। और सरकार क्या है? सरकार इसके व्यवहारिक रूप है। राज्य विचार है, सरकार इसके व्यवहारिक रूप है। राज्य एक विचार होता है और सरकार जो है इसके व्यवहारिक रूप होता है। अब हम समझ गए समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 15 के 1 अनुच्छेद 15 के 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 15 के 1 में कहा गया है कि राज्य कभी भी, अनुच्छेद 15 के 1 में कहा गया है कि राज्य कभी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान राज्य कभी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। यानी राज्य जो है कभी भी जाति, वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। राज्य हम बताएं कि राज्य क्या होता है। राज्य मतलब समझिए कि राज्य जो है एक विचार है, सरकार इसके व्यवहारिक रूप है। अनुच्छेद 15 के कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन कार्यकुशलता के आधार पर भेदभाव कर सकती है। यानी कार्यकुशलता के आधार पर भेदभाव कर सकती है। जैसे मान लीजिए हम जाके आए कि हमें IAS बनना है, अब बिना परीक्षा के बना दीजिएगा थोड़ी, यानी कुशलता होनी चाहिए। यानी कार्यकुशलता के आधार पर जो है संविधान भेदभाव कर सकती है, लेकिन जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। यानी अनुच्छेद 15 में हम देख लिए जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर राज्य कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। बाकी के आधार पर कर सकती है, लेकिन ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। कोई आप जाते हैं बैंक में जाते हैं तो कोई ये नहीं पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका लिंग क्या है, आपका जन्मस्थान क्या है, कहाँ का रहने वाले हैं, ये नहीं पूछा जाता है। तो आज हम समझ लिए समानता का अधिकार। आगे के कल क्लास करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।